प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे अनुसंधान के इस पेपर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वह है अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के प्रकारों पर हम यहाँ पर एक विस्तृत व्याख्या तो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक प्रारंभिक कदम है। इस रूप में भी समझ सकते हैं कि चूँकि आप सेकेंड ईयर में आए हैं और ये पाठ्यक्रम में इसलिए भी सम्मिलित किया गया है कि इस तरह की जो अनुसंधान के जो प्रकार हैं, तो ये अभी हमने सामाजिक अनुसंधान के अर्थ और उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं, उसके महत्व, उसकी सीमाओं के बारे में जानकारी हमने इससे पहले ली है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दी है। अब हमें ये देखना है कि वो कौन कौन से अनुसंधान के तरीके हैं या प्रकार हैं जिनके माध्यम से हम वास्तव में सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक क्रियाओं का या समाज में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का सही रूप में निरीक्षण परीक्षण कर सकें, उनके ऊपर हम रिसर्च कर सकें। क्योंकि जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक औपचारिक विषय के रूप में रखा, वो इस चीज़ को जानते थे कि सामाजिक घटनाएं जो हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक घटनाओं की तरह कुछ निश्चित नियमों के आधार पर ही संचालित होती है, न कि अकस्मात या आकस्मिक होने वाली घटनाओं के रूप में घटित होती है। ये उनकी दृढ़ अवधारणा थी, दृढ़ उनकी सोच थी और इसी सोच, इसी अवधारणा के अनुरूप उन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में रखा, उसकी अध्ययन पद्धति को विकसित किया और उसके आधार पर विभिन्न विषयों का अध्ययन भी किया। और आज लगभग उस समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के 250 साल बाद भी हम उस पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 1838 में ये हुआ था, तो लगभग आप समझ लीजिए अब तो 200 साल होने को आए हैं। 18 साल 2030 में उसको 200 साल पूरे हो जाएंगे समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में देखने में। इतने वर्षों में हमने इतनी तकनीकी विकास की है या तकनीकी अध्ययन प्रणालियाँ विकसित की है कि हम सामाजिक घटनाओं को बेहतरीन तरीके से समझ पाने में सक्षम हो चुके हैं। हालांकि ये बातें अभी आपको सिर्फ एक समझाने के लिए इनिशियली एक प्रारंभिक तौर पर आपको एक समझाया जा रहा है। जब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और आगे इसमें रुचि लेंगे और जब आगे जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों को भी, इसको आपको समझने और देखने का मौका मिलेगा। लेकिन केवल अभी फ़िलहाल एक समझाने के लिए इस चीज़ को हम यहाँ पर इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो कुछ अनुसंधान के प्रकार हैं, उसको मैंने 2 अलग अलग पार्टों में विभक्त किया, क्योंकि बहुत से अनुसंधान के प्रकार होते हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं और सभी घटनाएं एक जैसी घटित नहीं होती है। कल जब मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा था आपसे, जो पहले जिससे पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें अनुसंधान की समस्याओं, सामाजिक अनुसंधान में आने वाली कठिनाइयों या समस्याओं के बारे में मैंने बात की थी। तो उसमें ये समस्या भी आई थी कि सामाजिक घटनाएं जो होती है जटिल प्रकृति की होती है, उसको समझना इतना आसान नहीं है और विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो घटित होती हैं उनको एक ही प्रकार से पढ़ा नहीं जा सकता, एक ही प्रकार से समझा नहीं जा सकता। तो उसको समझने के लिए वह विधियाँ भी अलग अलग काम में लेनी पड़ती हैं, तो अनुसंधान के प्रकार भी अलग अलग यहाँ पर हो जाते हैं। तो उस रूप में हमें उसको देखना पड़ेगा। तो अनुसंधान के प्रकारों में सबसे पहला जो अनुसंधान का प्रकार है उसको हम विशुद्ध अनुसंधान या प्योर रिसर्च कहते हैं। रिसर्च फिर से वही बात है, री प्लस सर्च, यानी कि पुनः अनुसंधान करना, पुनः खोज करना। और जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, मैंने इस चीज़ को लिखा है यहाँ पे कि जब किसी घटना की खोज ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाए और वह भी वैज्ञानिक तटस्थता या वस्तुनिष्ठता बनाए रखकर, तो उसे मौलिक या विशुद्ध या आधारभूत शोध कहते हैं। कल मैंने जो अपना वीडियो अपलोड किया था उसमें वस्तुनिष्ठता वाली बात आई थी। तो अनुसंधान का मूल मतलब यही है कि वस्तुनिष्ठता रहनी चाहिए, वैश्विकता रहनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए। तो जब कभी भी किसी घटना की खोज ज्ञान प्राप्ति केवल नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज फॉर द शेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति हेतु की जाए और वह भी वैज्ञानिक तटस्थता या वस्तुनिष्ठता बनाए रखकर, तो उसे विशुद्ध, मौलिक या आधारभूत शोध कहते हैं। विशुद्ध शोध का लक्ष्य किसी समस्या को हल करना
या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति, मौजूदा ज्ञान भंडार में वृद्धि और पुराने ज्ञान का शुद्धिकरण है। बहुत स्पष्ट तौर पर आजकल तो हम व्यवहारिक समाजशास्त्र पर बात करते हैं, अप्लाइड सोशियोलॉजी पर बात करते हैं, लेकिन जब 1838 में जब समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में रखा गया था, तो उसके जो प्रारंभिक चिंतक थे, कॉम्ट से लेके बाद में दुर्किम, जिसने इसको मेन इस कार्य को, मुख्य रूप से इस कार्य को बढ़ाया था, वो ये कहते थे कि समाजशास्त्र का काम है सामाजिक घटनाओं या सामाजिक समस्याओं को समझना, उसके कार्य कारण संबंधों का पता लगाना, पुरानी कोई अवधारणा है तो उसको फिर से नए सिरे से खोज करना, न कि सामाजिक समस्याओं को हल करने का काम समाजशास्त्र का नहीं है। हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अंतर्गत उन क्रियाओं को समझने का कार्य समाजशास्त्र का नहीं है, जो अब नहीं कहा जाता। अब तो अप्लाइड सोशियोलॉजी आती है, व्यवहारिक समाजशास्त्र अब तो आता है, लेकिन पहले उस वक्त ये बात की जाती थी। तब एक विशुद्ध शोध की बात की गई, प्योर रिसर्च की बात की गई, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि ज्ञान की प्राप्ति करनी, हमें केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए या मौजूदा ज्ञान भंडार में वृद्धि के लिए पुराने ज्ञान को फिर से रिसर्च नाम इसीलिए रखा है, पुराने ज्ञान का फिर से परीक्षण करने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है वस्तुनिष्ठता या वैषयिकता रखते हुए, वैज्ञानिक तटस्थता के साथ में, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, उसे ही विशुद्ध अनुसंधान या प्योर रिसर्च कहते हैं। तो इस प्रकार के शोध कार्य जो द्वारा सामाजिक जीवन के संबंध में मौलिक सिद्धांतों और नियमों की खोज की जाती है। एक बात यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, मैंने इसको छोटे छोटे रूप में इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर आप इसको समझें तो उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें ये दिया हुआ है कि कई बार होता है अनुसंधान के किसी एक दो प्रकार के बारे में चर्चा कर ली 4 नंबर के छोटे सवाल में, तो आपको केवल इतना सा ही लिख देना है। विशुद्ध अनुसंधान के बारे में पूछा तो ये 4-5 लाइनें जो हैं ये लिख दें, इतना ही काफी। और जब विस्तृत आए तब हम सारे ही अनुसंधान के प्रकारों पर चर्चा कर सकते हैं। तो इस रूप से सामाजिक जीवन के संबंध में मौलिक सिद्धांतों और नियमों की जो खोज है वो विशुद्ध अनुसंधान का कार्य होता है। विशुद्ध सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधों का पता लगाना, जैसा कि मैंने पहले भी अपने लेक्चर में इसी बात को कहा है कि कोई भी सामाजिक घटना अकस्मात नहीं होती है, आकस्मिक नहीं होती है। तो वो घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों का पता लगाना, साथ ही इस प्रकार के शोध कार्य द्वारा घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों का पता लगाया जाता है। क्योंकि कोई भी घटना, सामाजिक घटना जो घटित होती है समाज में, या सामाजिक क्रियाएं जो हो रही हैं समाज में, वो एकाएक नहीं होती है, आकस्मिक नहीं होती है। उसके पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और उन्हीं नियमों के चलते हुए वो घटनाएं घटित होती हैं। अब बार बार मैं इस शब्द को कह रहा हूँ, इन शब्दों को समझने के लिए मैं आपको हमारे भारतीय समाज का ही एक उदाहरण देता हूँ। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी कुछ घटनाएं, सामान्य जो जीवन में हमारी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके पीछे भी कुछ न कुछ सामाजिक नियम होते हैं, कार्य कारण संबंध होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आज भी भारतीय समाज में अधिकांश जातियों में घूंघट प्रथा है। मुझे याद है पिछली बार हमने एनएसएस के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी घूंघट प्रथा के खिलाफ उसमें आया था, और हमने कुछ यहाँ पे एक तरह की शपथ ली थी कि हम घूंघट प्रथा का विरोध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब ये घूंघट प्रथा भारत में आपको विशेषकर ग्रामीण परिवेश में तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। छोटे कस्बे, टाउन, शहर, नगर इत्यादि में अगर आप देखें, आपके हमारे परिवारों में हम देखें तो घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या कहीं हो, हमें ये देखने को बहुत देरी मिलती है। मुसलमानों में तो और बुर्के वाली और बहुत भारी समस्याएं होती है। हमारे तो चलिए फिर भी घूंघट उंघट ये होता है, लेकिन जो उसमें तो उनकी और भी भारी समस्या होती है। अब ये प्रथा प्रारंभ कहाँ से हुई? क्या ये अकस्मात आ गई, क्या आकस्मिक आ गई क्या? इसके पीछे क्या क्या कारण छुपे रहे? इतिहास के पन्नों को अगर टटोले, पुराने हमारे पुरातन समय को अगर हम देखें तो आप लोगों ने महाभारत और रामायण के बारे में सुना होगा, सीरियल देखे होंगे, पढ़े होंगे।
कहीं आपको सीता या द्रौपदी या इस तरह की कहीं पर कोई महिलाएं आपको घूंघट निकालते हुए दिखाई दी क्या आपको? मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। मुझे वहां पर कहीं भी पर्दा प्रथा की परंपरा कहीं नहीं सुनाई दी। यह मध्ययुगीन भारत के अंतर्गत आने वाली कुरीतियों में से एक कुरीति है, जिसमें जब महिलाओं को घर में ही सीमित कर दिया गया तो महिलाओं के ऊपर बहुत से प्रतिबंध लगाए गए, उनकी शिक्षा से उनको वंचित कर दिया गया और भी बहुत से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए, तब ये घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा भी आई। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें एक बिल्कुल तथ्यात्मक ये बात है कि विशेषकर विदेशी आक्रमणकारी और मुगलों के आगमन के पश्चात भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई, क्योंकि पर्दा प्रथा वहाँ से आई थी। और उसी पर्दा प्रथा को धीरे धीरे हमने अंगीकार कर लिया और हिंदू संस्कृति में भी पर्दा प्रथा या घूंघट प्रथा प्रारंभ हो गई। आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें वहीं से सारी बातें आई हुई हैं। तो ये चीज़ें अकस्मात या आकस्मिक कोई घटना नहीं होती है। सामाजिक नियम जो बने हुए हैं उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। हमें उन सामाजिक नियमों को ढूंढना है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाना है। यही विशुद्ध शोध का या प्योर रिसर्च का काम होता है। कार्य कारण चीज़ों को कारणों का पता लगाना, शोध कार्य द्वारा घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों का पता लगाया जाता है। प्रत्येक घटना चाहे वो प्राकृतिक हो या सामाजिक कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही घटित होती है। इन नियमों को खोज निकालना विशुद्ध शोध का लक्ष्य है। तो इस रूप में अगर आप देखें तो विशुद्ध शोध जो है, जो प्योर रिसर्च जिसको हम कहते हैं, मौलिक अनुसंधान जिसे हम कहते हैं, ये सभी अनुसंधान ज्ञान की प्राप्ति के लिए, पुराने ज्ञान की शुद्धिकरण के लिए या उसका परीक्षण करने के लिए और नए ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए इनको किया जाता है। इस आधार पर हम विशुद्ध ज्ञान के, विशुद्ध शोध के 5 उद्देश्यों को यहाँ पर देख पाते हैं। 5 प्रकार के विशुद्ध शोध के उद्देश्य है, प्रमुख जो उद्देश्य है। मैं आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल बहुत कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट सीधी बात आपको बताता हूँ, और ये आप सीधा अगर लिख देंगे आपके कहीं नंबर कटने वाले नहीं। केवल 2 पेज 2 पैराग्राफ याद करने से आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक हो जाता है। सबसे पहला ज्ञान की प्राप्ति, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है सत्यता, क्योंकि आदमी के शुरू से ही एक समस्या थी, मानव प्रवृत्ति है, मानव स्वभाव है कि वह हर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना चाहता है, हर घटना के पीछे क्यों घटित हो रही है उसको समझना चाहता है। संभव तो आपको लगे यार कौन इतना सोचता है, एक बहुत पुराना गाना है कि सिकंदर ने पोरस में की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। लेकिन हर कोई आदमी ऐसे नहीं सोचता है। अधिकांशतः व्यक्ति को हो सकता है उसमें इंटरेस्ट नहीं था हिस्ट्री में, इसलिए वो ये सब, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट होगा उसके पीछे पड़ेगा कि यार ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, दिन क्यों बनते हैं, रात क्यों होती है, तारों का क्या है, ये है वो है, और वो खोज आज तक निरंतर जारी है। अभी अभी इन दिनों में 3 मंगल मिशन के लिए प्रयास हो चुके हैं, चाइना के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, यूएई के द्वारा, और भी बहुत से पैसे पहले भारत ही कर चुका है मिशन मंगल। उसके ऊपर अभी भी बात चल रही है, अभी भी काम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि इंसान की प्रवृत्ति है कि क्या है, क्यों है, उसको जानना है, उसकी खोज करनी है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति हमेशा निरंतर प्रयासरत रहता है और विशुद्ध शोध का ये प्रमुख उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा, नियमों की खोज। कौन से नियम? जैसा कि ऊपर लिखा था मैंने कि कोई भी सामाजिक घटनाएं जो घटित होती हैं, संचालित होती है, उसके पीछे कुछ निश्चित नियम होते हैं, और मैंने घूंघट प्रथा का आपको उदाहरण दिया है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी भारत में तो सामाजिक समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन ये समस्याएं कोई तात्कालिक नहीं है, वर्तमान में एकदम से पैदा हो गई वैसी नहीं है। इनके पीछे बहुत से छुपे हुए कारण हैं, बहुत पुराने लंबे कारण हैं। हम उन सभी कारणों को हमें ढूंढना है, और न केवल ढूंढना है बल्कि उनको संचालित करने वाले नियमों को भी ढूंढना है, क्योंकि अगर उन कुरीतियों को खत्म करना है, उन समस्याओं को खत्म करना है, तो उन उसके जो नियम है उसकी खोज करके उसकी जड़ में जाकर उसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर ये हम आगे बढ़ पाएंगे, सामाजिक समस्याओं को वास्तविक रूप में हटा पाएंगे। तीसरा है प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी। प्रकार्यात्मक संबंध यानी कि कौन सी घटना क्यों घटती है, उसके पीछे जो कार्य कारण संबंध है, उन कार्य कारण संबंधों का पता लगाना।
जिसको हम प्रकार्यात्मक संबंध कहते हैं। हम जब बात कर रहे हैं, अभी जब मैं बोल रहा हूँ, शब्द जो निकल रहे हैं, आप जब इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, जो दिमाग में आपकी बातें आ रही है, एक साथ में शरीर के कितने सारे अंग काम में कर रहे हैं, जबकि हम बैठे बैठे केवल वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं। अब सुनते वक्त भी कान रिसीवर का काम कर रहा है, शब्द जो है वो हमारे पहले से दिमाग में फीड है, बचपन से हमें पढ़ा लिखा कर हमें ये शब्द सिखाए गए हैं, वो शब्द हमारे मस्तिष्क में है, मस्तिष्क उन शब्दों को ले रहा है और उसी भावार्थ में समझ रहा है जैसा ये भावार्थ में शब्द कहे जा रहे हैं। बॉडी के बहुत सारे पार्ट एक साथ में काम कर रहे हैं। ये काम जो एक साथ में हो रहा है, इसको उनके प्रकार्यात्मक संबंधों के रूप में देखा जाता है। तो प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी जो है वह यहाँ पर अनुसंधान के अंतर्गत होती है। इसी प्रकार से नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन किया जाता है। नवीन ज्ञान की, जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, नई जानकारी हमारे सामने आएगी, तो निश्चित तौर पर नवीन अवधारणाएं भी हमारे सामने आएगी और उन नवीन अवधारणाओं को हम समझ पाएंगे। उसके आधार पर हम समाज की घटनाओं को, समाज को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर पाएंगे। तो नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन होगा, साथ साथ शोध विधियों की उपयुक्तता की जांच भी होगी। यानी कि वर्तमान में जिन शोध विधियों को हम काम में ले रहे हैं वो कितनी कारगर है, इसका प्रयास जो है इसके अंतर्गत होता है। जैसे अभी बात चल रही थी, पहले जब हम कोविड की बात करें, कोविड-19 के समय में शुरुआत में कि साहब ये N95 मास्क जो है ये लगाओ और उससे बहुत ये होता है और वो होता है। कई लोगों ने, बेचारों ने पैसा भी खर्च किया, कहीं कहा ये मास्क काम में लो, वो मास्क काम में लो, ये करो वो करो, लेकिन शोध निरंतर जारी है। अब थोड़े दिन पहले ये आ गया था कि N95 मास्क जो है वो सफिशिएंट नहीं है कोरोना को रोकथाम के लिए। अब किसको माने किसको नहीं माने। पुराने तो कह रहे थे कि नहीं N95 बेहतर था, अब कह रहे हैं N95 बेहतर नहीं है, फिर कुछ खोज चल रही है, फिर कुछ नई चीज आएगी कि नहीं ये इससे बेहतर ये हो सकता है, उससे बेहतर ये हो। तो इस प्रकार की शोध विधियों की उपयुक्तता की जांच भी होती रहती है कि नहीं साहब इससे बेहतर ये है, इससे बेहतर ये है। मुझे अच्छे से याद है, एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ यहाँ पर। मैं छोटा था तब अपने ग्रैंडफादर को, अपने दादाजी को देखता था, उनको डायबिटीज़ थी। उस वक्त वो अपने घर में ही डायबिटीज़ की जांच के लिए पुराने तरह की चिमनियाँ होती थी, तेल की शीशी को चिमनी बना देते थे, उस चिमनी पर कोई टेस्ट ट्यूब में कोई अपने सुबह का पहला पेशाब लेके और मूत्र लेकर उसमें कुछ केमिकल डाल के उसकी वो कुछ जांच करते थे। डायबिटीज़ शहरों में होने वाली एक आम बीमारी है, आजकल तो धीरे धीरे ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गई है। तो ये डायबिटीज़ की जांच करनी पड़ती थी, उसके लिए बहुत सी समस्याएं रहती थी, तो इस तरह से होती थी। अब धीरे धीरे स्थिति आज यहाँ पर पहुँच गए हैं कि अब तो ग्लूकोमीटर घर घर में आ गए हैं, जहाँ पर कि कहीं टेस्टिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा वो उसमें निडल आती है, चुभाई, उस पर एक स्लाइड आती है, उसको उसमें डाला और ग्लूकोमीटर में आपकी डायबिटीज़ जो है आपकी वो सामने आ जाएगी कि आपकी कितने शुगर लेवल आपकी बॉडी का कितना है। तो इस रूप में अगर आप देखें तो सामाजिक अनुसंधान में विशेषकर उसके प्रकारों में विशुद्ध जो शोध है, इस विशुद्ध शोध का जो प्रमुख जो 5 उद्देश्य मैंने बताया, इसके बाद में कल हम दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे, शोध के और भी प्रकारों पर बात करेंगे। ये पहला प्रकार है। तो इसके प्रमुख उद्देश्यों में, विशुद्ध शोध के प्रमुख उद्देश्यों में 5 उद्देश्य है। ज्ञान की प्राप्ति पहला उद्देश्य, नियमों की खोज करना दूसरा उद्देश्य, प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी प्राप्त करना तीसरा उद्देश्य, नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन करना चौथा उद्देश्य और 5वां शोध विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। ये इस प्रमुख 5 उद्देश्य हैं और यही विशुद्ध शोध या मौलिक शोध या प्योर रिसर्च इसको कहते हैं। कुल मिलाकर आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मैं इसके बारे में आपसे कुछ फीडबैक चाहूँगा कि ये हमारा टॉपिक आपको कितना समझ में आया, और अपनी वॉइस के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा, लिखित के द्वारा, कैसे भी आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पर मुझे इसका फीडबैक अवश्य भेजें, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन सक्रिय रूप से इन वीडियो को लगातार सुन रहा है और उनको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। और अगर इसमें कुछ कमी भी अगर आपको लग रही है तो आप निश्चित तौर पर उस कमियों को भी आप इंगित करें, ताकि आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।